स्वागत है आपका केतकी जी मंच पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी को बात रखने का यहाँ पर मौका दिया है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी पहले दो कविताएं महिलाओं पर हैं। महिलाएं जो घर, दफ्तर, समाज, घर वालों से यहाँ तक कि अपने बच्चों के सामने भी अपनी बात नहीं रख पाती हैं, उनको एक मंच मिलना एक उपलब्धि और आज़ादी से मैं कम नहीं समझती हूँ। तो मेरी पहली कविता माँ पर है। उन सभी माँओं को समर्पित है जो अपने सपनों से ज्यादा अपने परिवार के पीछे दौड़ती हैं। उनको कोई मुड़कर देखे ना देखे, पर उनकी दौड़ खत्म नहीं होती। जिनकी डिग्री के साथ सपने भी एक बंद डिब्बे में रह जाते हैं, जो अपने परिवार को और अपने बच्चों को ही अपना भविष्य समझती है। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है तुम। क्यों कमजोर पड़ जाती हो, क्यों जहर निगल कर रह जाती हो। हर बार जब सुनती हूँ तुम्हारे बोले गए एक वाक्य पर दिए गए 100 जवाब। हर बार जब देखती हूँ चलाए गए कटुवाणी के तीर, नहीं देख पाती तुम्हारे हृदय की पीर। हर बार जब महसूस करती हूँ मिली सिर्फ इतनी ही इज्जत और प्यार, जिसके लिए तुमने न्यौछावर किया अपना हर अरमान, तब अपने आप से पूछती हूँ कैसे, आखिर कैसे मुट्ठी भर हृदय पर कैसे सह लेती हो निःशब्द चुपचाप। क्या तुम्हारे मन में नहीं उमड़ती शब्दों की तीव्र वेदना, जब कहते हैं वही गांव का है व्यवहार, सोच और विचार। क्यों दिखावा करती हो कि हो तुम लाचार, कब स्पष्ट करोगी कि सिर्फ हमारे कारण तुम आज यहीं खड़ी हो जहां 25 साल पहले थी। दाल भात और अचार के साथ फिर हो जाती हो तैयार, रोज प्यार परोस कर खिलाती हो, पर कोई नहीं पूछता तुमसे तुम कब और क्या खाती हो। सब दबाते हैं तुम्हें छोटों के जवाब, बड़ों की चिल्लाती आवाज, पर नहीं दबा सकते तुम्हारे बुलंद इरादे कि रखना है सबको साथ साथ। सामने बोल नहीं पाती इसलिए लिख रही हूँ, तुम्हारा हृदय है शीशे सा साफ, यही कारण है देख सकती हूँ चेहरे पर तुम्हारे दिल के दाग। पर कैसे सह सकती हूँ तुम्हारे टूटे शीशे के चुभन को, जो तुम्हें देती है बार बार तकलीफ। शायद मैं भी इनमें से एक हूँ जो है इसको तोड़ने के जिम्मेदार। तुम फिर भी सीने से लगाकर कह देती हो कोई बात नहीं। कैसे रोकूं मैं, कैसे अपनी आंखों से बहते आंसुओं को, जो तुम्हारे बदले मेरी आंखों में आ जाते हैं। दिमाग नहीं सोच रहा, ज़बान नहीं चल रही और हाथ भी आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मेरी आंखों के आगे तुम आ जाती हो माँ। हाँ माँ, तुम। मेरी दूसरी कविता भी महिलाओं, लड़कियों पर ही है। इस कविता में मैंने गाय और लड़कियों पर एनालॉजी ड्रॉ की है, उनमें सादृश्यता दिखाई है कि अक्सर हम सुनते हैं लोग कहते हैं अरे बड़ी अच्छी लड़की है, ये तो एकदम गौ लड़की है, गाय जैसी लड़की है, और लोग इस पर बहुत गर्व भी महसूस करते हैं। और इससे उनका भी अभिप्राय यही होता है कि लड़की कुछ नहीं बोलती, जिद नहीं करती, उसकी आकांक्षाएं नहीं है, जो कह दो कर देती है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। अनामिका जी हैं, उनकी कविता है, उसका एक अंश आपको सुनाना चाहूंगी, जिसमें राम भाई है और राधा बहन है। उसमें है कि राम पाठशाला जा, राधा खाना खा, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा। आहा नया घर है, राम देख यह तेरा कमरा है। और राधा पूछती है मेरा, तो उसको यही जवाब मिलता है, ओ पगली लड़कियां हवा, धूप, मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। तो जहाँ भी लड़कियों को रहना है, जिस तरह से लोग रखें वैसे ही आपको रहना है। समाज की कई इकाइयाँ ऐसा चाहती हैं कि लड़कियां ऐसी ही हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है क्योंकि गौ लड़कियां विद्रोह नहीं करती। आपसे एनालॉजी की तरह ही देखिएगा गाय और लड़की पे। तुम ले आते हो उन्हें थोड़ी सी घास और चारे के बदले अपने घर में, जहां वो सिर्फ एक जगह खड़ी रह जाती हैं, और तुम निकल जाते हो मीलों आगे। तुम्हारे वापस आने पर वो अधसोई मिलती है, तुम थपथपाकर प्यार जता देते हो और वो करवट बदल कर सो जाती हैं, क्योंकि गौ लड़कियां विद्रोह नहीं करती। वो और जानवरों की तरह भाग नहीं पाती,
सिर्फ चारा खाने निकलती हैं एकांत में बैठकर, चबाती हुई दुख और जीवन की निरर्थकता को। तुम छोड़ आते हो उन्हें दूर दूर उनके ठीहों पर, फिर भी वो वापस आ ही जाती हैं, क्योंकि गौ लड़कियां विद्रोह नहीं करती। वो पूजी जाती हैं देवी की तरह, रास्ता न भूल जाए इसलिए हड़काई भी जाती हैं। जिनका श्रम त्याग सुभाग तुम्हारे घर धन धान लेकर आता है, तब भी उनके बच्चे उनसे अलग कर दिए जाते हैं। राधे श्याम की गाय की तरह उनके बच्चे भी उसी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि गौ लड़कियां विद्रोह नहीं करती। वो कभी कभी ही रंभाती हैं, भौंकती या बुर्राती नहीं। शायद उनके सींग भी शोभा के लिए हैं, क्योंकि गाहे बगाहे ही वार करती हैं वो। उनके फैंग नहीं होते, उनके पंजे नहीं होते, बस दांत ही पीसती रह जाती हैं। हमला होने पर भी किनारे हट जाती हैं, ना काटती हैं ना वो झपटती हैं। भोली और दीन आंखों से भला किसको डरा सकती हैं। शायद इसीलिए इस धार्मिक देश में राष्ट्रीय पशु बाघ को मानते हैं, पूजनीय गाय को नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर भी वो विद्रोह नहीं करती। अब महिलाओं पे कविता सुना चुकी हूँ, तो कुछ पुरुषों पे भी कह दूँ। तो मेरी अगली कविता पिता पर है, और अगर आप सोच रहे हो कि पति पर है, तो अभी मुझे इतना अनुभव है नहीं। बहरहाल तीसरी कविता है पिता की आंखों पर है, जिनकी बातों और आंखों को हमें समझने में एक उम्र लग जाती है। कभी कभी जिनका प्यार हमें समझ ही नहीं आता। और अगर पिता के प्रेम की एक वाक्य में परिभाषा करनी हो, तो एक कवि हैं सूर्यकांत देवताले। वो कहते हैं कि पिता का प्रेम ईश्वर की तरह होता है जो दिखाई नहीं देता। तो पिता का प्रेम यही है कि हम उसे थोड़ी देर में ही समझ पाते हैं, पर पिता के प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। तो उन्हीं पिता की आंखों में प्रेम देखते हुए मैंने ये कविता लिखी है, जो मेरे पिताजी को समर्पित है। वो जबलपुर में है, अभी हाल ही में मेरे चाचा जी का देहांत हुआ था, तो मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों को ही समर्पित है। पिता की आंखें, ये दो आंखें सब जानती हैं। पिता की आंखें, ये दो आंखें सब जानती हैं। एक कमरे में अखबार से झांकती हुई सबका मुआयना करती हैं। इन्हें ठीक ठीक पता होता है तुम उनसे कितना सच कहते हो और कितना छुपाते हो। दूर से भी ये तुम्हारा सुख दुख भांप लेती हैं। ये दो आंखें बड़ी अनुभवी होती हैं। ये कितने झगड़ों, धोखों, आरोपों, प्रार्थनाओं और संवेदनाओं से गुजर चुकी होती हैं। ये हर जगह तुम्हारे सामने चेतावनी सी जड़ी रहती हैं। तुम लाख बचने की कोशिश करो, पर ये तुम्हारा पीछा करती रहती हैं। ये दो आंखें बड़ी आलमी भी होती हैं। ये समाजवाद सी लगती हैं, पर समझने पर मार्क्सवाद सी जटिल हो जाती हैं। ये 1947, 1948, 1962, 1971 और 1975 की चश्मदीद गवाह हैं, और 1984, 1992 और 2002 आज भी इनकी नाराजगी की वजह है। इसीलिए ये दो आंखें तुम्हारे गुलाबी चश्मे और आंखों पर से पट्टी हटाने पर अड़ी हैं। साफ और उदार नजरिए को बनाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। ये दो आंखें अक्सर सख्त हो जाती हैं, पर इनके पीछे एक पिता का नर्म दिल भी धड़कता रहता है। इनकी मजबूरी बस इतनी है, ये दिल से ज्यादा आंखों में छुपाए रहते हैं। सच है कि सिर्फ पिता की आंखों में ही पूरी दुनिया दिखाई दे सकती है। अगर समय की गुंजाइश हो तो गांधी जी ने कहा था, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। तो ये काम कवि लेखकों का होना चाहिए कि हम सवाल पूछते रहें और नए विचारों के बीच होते रहें। तमाम सरकारों, नेताओं, देश भर की पार्टियों से हम सवाल करना हमारा अधिकार होता है। तो मंच पर आने का मैंने साहस कर दिया है, तो इस कविता को पढ़ने का भी साहस कर ही लेती हूँ। इस कविता का शीर्षक है एक बात पूछनी थी। एक बात पूछनी थी सेवक जी, तुमको रात में नींद कैसे आती है, और अगर आ भी जाती है तो कैसी आती है। चीख चिल्लाहट सुनाई देती है या फिर शून्य सन्नाटे में सोते हो, पैर पसार के सोते हो, या तुम भी कभी कभार डरे सहमे से होते हो। रात में चीख निकलती है या बस यूं ही खर्राटे भरते हो। कभी कभी तो गुजरात ख्याल में आता होगा,
अयोध्या की झलक भी दिखती होगी। नींद में भी राम राम गुदगुदाते हो या बस मरा मरा ही गुनगुनाते हो। शाहीन बाग सरगुजा सहदेव कोरबा सपने में आते हैं, और क्या सोनम वांगचुक कुश्ती पहलवान और कूकी जो की नग्न औरतें तुम्हारी आंख नम कर पाते हैं, या बस आंखें मूंद कर अपनी सुधि ले पाते हो। सेवक जी, तुम्हें रात में नींद कैसे आती है, और अगर आ भी जाती है तो कैसी आती है? सपने में अब भी चाचा आते हैं, और क्या अम्बेडकर पटेल तुम्हारे झूठ पर फटकार लगाते हैं, या बस इतिहास के दर्शन ही हो पाते हैं? क्या गौरी सांतनु वर्मुला और नजीब सपने में आते हैं, और क्या पहलू अंसारी इम्तियाज तबरेज तुम्हें अचानक रात में जगाते हैं, या बस भगवान की आड़ में नफरत फैलाते जाते हो? इतना हिंदू मुस्लिम चिल्लाते हो, क्या नींद में इंसान बन के सो पाते हो? कम से कम रात में तो तुम्हारा जमीर जागता होगा, या उसे भी रोज रोज मारते जाते हो। सेवक जी, तुम्हें रात में नींद कैसे आती है, और अगर आ भी जाती है तो कैसी आती है? धन्यवाद।